नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक और एपिसोड द रेड माइक दुनिया का डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित, क्योंकि वो काम ही कुछ इस तरीके के कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स के पास, ये जानने के लिए कि अब की यूरोप कैसे रिएक्ट कर रहा है ट्रम्पिज्म्स पर। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। खासा मजाक भी उड़ रहा है यूरोप का। एक यूरोप जो एक वक्त पर अमेरिका के साथ जुट करके और उसके बाद विदेश नीति बनाया करता था अपनी साझा, वो कैसे अब अमेरिका की विदेश नीति का एक हथियार बन गया है, उसके सामने बौना सा हो गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सौरभ शाही साहब। सबसे पहले एक पृष्ठभूमि रख दीजिए कि आज का एपिसोड ट्रंप पर जो हम कर रहे हैं, यूरोप स्पेसिफिक, वो क्यों कर रहे हैं? जी अभी पिछले हफ्ते ट्रम्प साहब ने पुतिन को कॉल किया और उससे पहले भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन वो शायद उतने वृहद तरीके से नहीं हुई थी। पिछले हफ्ते पुतिन को कॉल किया ट्रम्प साहब ने, और उसके बाद यूक्रेन को लेके जो कुछ बातें अभी कई महीनों से चल रही थी, उसको, जिसको कहता है कि सेट इन स्टोन कर दिया। यानी जो बातें हवा हवाई चल रही थी कि क्या अमेरिका रूस से बात करेगा, नहीं करेगा, इसमें और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, नहीं होंगे, उसको क्लियर कर दिया उस टेलीफोन कॉल ने। अब उस टेलीफोन कॉल ने समझिए कि एक तरह से यूरोप में उससे भूचाल आ गया, क्योंकि यूरोप के किसी भी कंट्री को, चाहे अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट जो ट्रांस अटलांटिक एलाई है ब्रिटेन है, ब्रिटेन को तो भी बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, फ्रांस या जर्मनी को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, और खैर यूक्रेन की तो क्या ही बिसात, ये कॉल जो है वो की गई है। तो सडनली यूरोप में एकाएक सबको ये लगा कि हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया है। यानी हमारे पीठ के पीछे जो है ये चीज जो है वो की गई है, और ये कॉल हमारे पीठ के पीछे किया गया है, और उसको लेके वहां पे एक जिसको कह सकते हैं इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है पूरे यूरोप में। अभी ये चल ही रहा था कि फॉरेन सेक्रेटरी जो अमेरिका के हैं उनकी विजिट हो गई यूरोप में, और वो जगह जगह घूमते फिरते गए और हर जगह कहते गए कि देख लो तुम लोग अपना फ्यूचर देख लो, हमको तो चाइना से अब लड़ाई करनी है, चाइना को हमको टैकल करना है, तुम लोग अपना देख लो क्या करना है। मेरा यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, रसिया हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, हमारे और रसिया के बीच में पूरा का पूरा एक समंदर है, तो हमें कोई खतरा नहीं है, तुम लोग अपना देख लो, हम सारे रिसोर्सेज चाइना के खिलाफ जो है वो अपने लगा देंगे। अच्छा, अब ये हुआ ही था कि उसके बाद एक जो एनुअल, हमारे जो दर्शक बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं फॉरेन अफेयर्स को, उनको पता होगा कि ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक जो शहर है जर्मनी में, जहाँ पे जनरली ये होता है कि अमेरिका और यूरोप मिलके सिक्योरिटी इश्यूज पे कदम ताल बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई चाइना को कैसे रोका जाए, रसिया को कैसे रोका जाए, फिलिस्तीन को कैसे बर्बाद किया जाए, ईरान पे कैसे सैंक्शन लगाए जाए, ये तमाम चीजें होती हैं। अब मसला ये है कि इस बार ये कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन उसमें वो कदम ताल के बजाय ऐसा लगा कि वो एक दूसरे के खिलाफ वहां पे लोग खड़े। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, खुद बहुत कंजर्वेटिव वाइट बैकग्राउंड से आते हैं, वो वहां पे गए और उन्होंने जम के खरी खोटी सुनाई। मतलब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मुफस्सिल के जो स्कूल्स होते हैं उसमें पीटी टीचर नहीं, सुबह में जो जो बच्चे जिनका सॉक्स सही नहीं होते, जिनका टाई टेढ़ा होता है, उसकी नाखून जो बड़े होते डांट लगा, हैं। नाखून भरे होते हैं, उनको जो डांट लगाते हैं, उससे बुरा आप समझ ले, मतलब यही समझ ले कि बस गाली गलौज जो है वो यूज नहीं किया गया, इसके अलावा ऐसे कोई चीज नहीं थी जो यूरोप को नहीं कही गई। तमाम अटैक्स किए गए उनके कल्चर पे, उनके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे, और मतलब बिल्कुल ये वाज़ह कर दिया गया कि तुम लोगों का अब तुम लोग की हमको कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना सिक्योरिटी खुद देखो। और जो कंजर्वेटिव पोजीशन होता है कि वहां पर की जो अल्ट्रा राइट नियो नाजी पार्टी है उनके सपोर्ट में बोलना, मतलब आप ये समझ लें कि उनकी मीटिंग जो अल्ट्रा राइट नियो नाजी पार्टी है जर्मनी की, एएफडी, उसके सरबराह से हुई, लेकिन जो चांसलर है जर्मनी के शोल्ज साहब, उनसे उसने मुलाकात नहीं की। अब आप समझे कि आप इसको इस तरह से देखें कि अगर वो भारत आते हैं
और यहाँ पे फर्ज करें कि जो भी पावर में सरकार है उससे ना भेंट करके जो फ्रिंज एक पार्टी है, जो अल्ट्रा राइट कोई पार्टी, बजरंग दल के जाके हेड से मिले, तो क्या मैसेज जाएगा? और जो इंटरफेरेंस की हम बात करते हैं बार बार इंटरनल पॉलिटिक्स की, खासकर जर्मनी में वो कोशिश जो है लगातार हो रही है। तो मतलब एक जिसको कहते हैं ना, पिछले 4 दिनों से यूरोप में एक अजब भूचाल आ गया है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब हमें क्या अबेंडन कर दिया गया है, अब हमारा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्या होगा, नए तरीके से हम कैसे देखेंगे। तो इसको लेके एक क्लियर जो फ्रैक्चर है वो यूरोप और अमेरिका के बीच वहां इमर्ज हो। अब शाही साहब, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि क्या सही में यूरोप और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, और क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक ही नहीं है, मिलिट्री भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये आगे किस तरीके से प्ले आउट हो सकता है। मतलब क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ जा सकता है? क्या पूरी तरीके से अमेरिका अपने आप को डिटैच कर सकता है यूरोप से? इसमें अमेरिका के लिए फायदा और नुकसान क्या है, और यूरोप के लिए फायदा और नुकसान क्या है? जी, अगर संकेत आप फोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को देखें, और अदर ट्रांसक्रिप्ट से ज्यादा जो आपको ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की कोई जरूरत होती नहीं, क्योंकि ट्रंप तो खुद ही कैप्स में ट्वीट कर देते हैं हर कुछ, तो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की कोई जरूरत रह नहीं गई। तो जो कॉल उन्होंने पुतिन को की है, अगर उसके ट्वीट को देखें और अदर ट्रांसक्रिप्ट को देखें, और उसके बाद जो चीजें डिफेंस सेक्रेटरी ने यूरोप में जाके बोली है, उससे ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के मसले पे जो भी डिमांड्स रशिया की थी, मोर और लेस वो पूरी की जा रही है, और वॉट एवर द डिमांड्स यूक्रेन हैड, उसको साइडलाइन किया गया। तो जब तक कॉल्स में ये चीजें निकल के आ रही थी, कुछ इनिशियल चीजें निकल के आए, जैसे कि ये कहा गया कि नहीं, जो यूक्रेन की टेरिटरी रशिया के कब्जे में चली गई है वो अब वहीं पे रहेगी, और यूक्रेन ने जो छोटे से जो कुछ 10-12 गांव कब्जे कर रखे हैं कर्स्क में, वो उनको खाली करना पड़ेगा, या इस तरह की और भी कुछ चीजें, जो कि नाटो की मेंबरशिप जो है यूक्रेन को नहीं दी जाएगी। ये सब तमाम चीजें जब तक लीक हुई, तब तक तो यूरोप को ये लग रहा था कि देखिए यूक्रेन को बाईपास किया गया है इस फोन कॉल। लेकिन जब फुल स्क्रिप्ट निकल के आई तो पता चला कि भाई यूक्रेन तो यूरोपियन यूनियन को ही बाईपास कर दिया। अब जैसे पुतिन को यह प्रॉमिस किया गया है, जैसे यूरोप कह रहा था कि वहां पे इंटरनेशनल एक पीस कीपिंग फोर्स होनी चाहिए, अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, तो अपना बना लो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, अव्वल। दूसरा, जो भी पीस कीपिंग फोर्स बनेगी वो नेटो के चैप्टर 5, जो म्यूचुअल डिफेंस का एश्योरेंस वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5, उससे बाहर होके बने। यानी आप जो है ये नहीं कह सकते कल से कि अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका भी उसमें शामिल। अब यूरोप की तो पूरी औकात ही नेटो के म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रक्चर पे है। सडनली उसको लगा कि ये अपनी आर्मी भेजेगा नहीं अमेरिका, तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और हमारे पास उतने सोल्जर्स नहीं है जो वहां जाए और फिर वो मारे जाएंगे, तो उनसे लड़ेगा कौन? रशिया से। तो अब ये चीज निकल के आ गई। उसके अलावा ये बार बार इनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपने इकोनॉमी का 5% जीडीपी पे खर्च कीजिए, ये सॉरी, जीडीपी का 5% अपना डिफेंस पे आप लोग खर्च कीजिए। मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं कि जब 2% की टारगेट रखी गई थी आज से 10 साल पहले, यूरोप के सारे कंट्री अपने इकोनॉमी का, जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्च करेंगे, तो वो 10 साल लगे पहुंचने 2%। अब कहां से पहुंचने में 2% 10 साल लगे? 1.1 से लेके 1.23 अलग अलग कंट्री का अलग अलग। अरे बाप रे बाप, वहां से 2% पहुंचने में 10 साल लगे। अब क्या कह रहे हैं? 5% करो अव्वल। कब कह रहे हैं? जब यूरोपियन इकोनॉमी अपने आप अपने वर्स्ट टाइम से चल रही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप का हो रहा है, वो भी उनके अपना ही करतूत है। अमेरिका ने नॉर्ड 2 पाइपलाइन उड़ा दिया, इनको इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये बोल सके, ये प्रोटेस्ट कर सकते। सारी एविडेंस इनके पास है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। अब आज अमेरिका ने पल्ले झाड़ लिए, अब कह रहे हैं कि तुम पैसे खर्च करो, तुमको जहां से पैसे खर्च करने हमें नहीं पता। अच्छा, उस पे से क्या है कि ये राइट विंग अटैक भी है। जेडी वांस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई ये यूरोपियंस जो है 59 ईयर्स में रिटायर हो जाते हैं, इनको फ्री मेडिकल केयर मिलता है, ये सब की क्या जरूरत है? इनको अमेरिका जैसा होना चाहिए जहां मेडिकल केयर नहीं है फ्री,
जहाँ पे आप जिंदगी में कभी रिटायर नहीं हो सकते, मरने से पहले तक में आपको कमाना पड़ेगा, वरना पता चला कि आपको खाने के पैसे नहीं है। तो ये जो तमाम एक्सपेक्टेशंस जो वो जो देखते हैं, जो एक रश आज तक अमेरिका का रहा है यूरोप को देख के, वो कह रहे हैं कि इन सबको बंद करो, पेंशन बंद करो, सोशल सिक्योरिटी बंद करो, फ्री मेडिकल बंद करो, फ्री एजुकेशन बंद करो, और ये सारा पैसा जाके डिफेंस में लगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी जिसको 70 सालों से 75 सालों से इस तरह से रहने की आदत हो गई है, अगर उनका उस सोसाइटी से ये चीजें विड्रॉ होगी तो क्या गदर कटेगा। फ्रांस थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहता है पेंशन लॉ में, तो आप देखते हैं पेरिस जलता रहता है 2-2 महीने का। तो आप समझ सकते हैं यूरोप में क्या होगा। तो मतलब यूरोप को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। सिक्योरिटी की भी जहां तक बात है, तो आप देखते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो खासकर रूसोफोब यूरोपियन कंट्री है, खासकर लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया और पोलैंड, ये बहुत ज्यादा अपनी औकात से बहुत ज्यादा रसिया पे बोलते हैं, या लिथुआनिया ने तो चाइना पे से पंगे ले लिए। अब इन कंट्रीज को ये लग रहा है कि जैसे ही अमेरिका ये कह रहा है कि तुम्हारा कोई भी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नेटो के अंतर्गत नहीं होगा, तो अब आप हाँ, समझ सकते हैं इस्टोनिया को क्या लगेगा कि भाई मेरे पास तो सोल्जर्स ही है टोटल 19,000, हाँ, हाउ विल आई हाँ। फाइट रसिया। अच्छा, रसिया ने ये डिमांड की है कि फ्यूचर का कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो यूरोप पे होगा, हम्म। वो इंडिविजुअली डील किया, इंडिविजुअल कंट्री के साथ इंडिविजुअल हम डील करेंगे। अब आप बताइए कि क्या औकात है लाटविया की या इस्टोनिया की डील करने की रसिया के साथ, या इवन पोलैंड। तो एक जिसको कह सकते हैं ना, पस्ती, गुस्सा, तमाम चीज जो है वो यूरोप में देखने को मिल रहा है। एक कार्टून है, हम चाहते हैं कि प्लीज वो स्क्रीन पे दिखाई जाए। आई बिल्कुल। थिंक कई बार ऐसा होता है ना कि वो कार्टून जो है हाँ, वो रिप्रेजेंट कर देता है। आप ये कार्टून देखें, इसमें जो यू चीफ है, वो उनको टेबल की शक्ल में उनको बनाया गया है, और यहाँ पे पुतिन और ट्रंप साहब जो निगोशिएट कर रहे हैं, और टेबल पे खाना रखा, और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी यही औकात दिखाई गई है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम एक वो फुट स्टूल हो जिसपे कभी खाना कभी पैर रखा जाएगा, और दो पावर्स जो है आपस में बात अब करेंगे। ये है और कि ये कार्टून बनाया किसने है, किसकी ये यूरोप कमेंट्री है की ये? ये यूरोप की एक बेल्जियम की एक मैगजीन है, उसमें छपी। हम्म। तो आप देख हम्म। सकते हैं कि ये आपको इंडिकेट करता है कि एक जो वाइड स्प्रेड यूरोप में इसको लेके क्या सेंटिमेंट्स अभी चल रही हैं। इसका आई थिंक ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ये कार्टून। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में अपने आप को यूरोप पाता है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क जो अमेरिका और अमेरिकी सपोर्ट के दम पर बहुत सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड पोजीशंस ले रहे थे, और अब एकदम से वो अपने आप को कम से कम मिलिटरीली यतीम महसूस कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल। अब कहाँ जाएं। तो इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या हम देख सकते हैं कि यूरोप एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अमेरिका के ऊपर किसी भी तरीके का जिसे कहते हैं ना प्रेशर एक्सर्ट करने की फोर्स बन भी सकता है या नहीं, या फिर आपको झुक करके नमस्ते ही करना पड़ेगा? जी संकेत, यहाँ से देखें, दो रास्ते हैं यूरोप के पास में। पहला रास्ता तो ये है कि वो संगठित हो, जो आप कह रहे हैं कि संगठित हो, और एक जिसको कह सकते हैं कि यूनाइटेड फेस और यूनाइटेड फ्रंट जो है प्रेजेंट करें अमेरिका के अगेंस्ट में। उस बाबत कुछ बातें हो रही हैं। इस वीक जो है एक मीटिंग होने वाली है फ्रांस में, जिसमें कि ये तमाम जो बड़े यूरोपियन कंट्री हैं उनके जो हेड हैं, जैसे मैक्रोन है, या शोल्ज हैं, या डोनाल्ड टस्क है, या कैर स्ट्रैमर है। कैर स्ट्रैमर अभी खैर अमेरिका जा रहे हैं मनाने के लिए उनको, ट्रंप साहब को, और वहां से लौट के वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, जो इस हफ्ते मीटिंग होने वाली है लेटर दिस वीक। तो वहां पे एक जॉइंट जिसको कह सकते हैं कि प्लान के बारे में डिस्कस होगा। एक चीज यहाँ समझना बहुत जरूरी है संकेत, कि यूरोप में जो अल्ट्रा राइट जहां भी सत्ता में है, वो अपने आप को इन यूरोपियन एलिट से अलग मानती है। हालांकि ये भी, इसमें से भी मैक्सिमम लोग सेंटर राइट ही है,
लेकिन चूंकि वो अल्ट्रा राइट है तो वो अपने आप को इस ग्रुप से अलग मानते हैं और वो हमेशा से ईयू को अंडरमाइन करते रहे हैं और वो कहते रहे कि हमारी अपनी सॉवरेनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयू के कलेक्टिव सॉवरेनिटी। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं विक्टर ओरबान है हंगरी में, या इनफैक्ट अभी अगर वो जिस हम दर्शकों को याद होगा हम लोगों ने स्पेशल एपिसोड किया था कैसे वहाँ इलेक्शन जो है रिग किए जा रहे हैं यूरोप में, उसमें हम लोगों ने रोमानिया की बात की थी, उसको लेके बड़ी खरी खोटी सुनाई है बाय द वे जेडी वांस ने कि आपने वहां पे फ्लिमजी ग्राउंड पे आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आपने अंडरमाइन किया, जो कि सही बात है। तो अब ये कंट्री इस ग्रुप का हिस्सा नहीं, जैसे सर्बिया है, ये सब इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बड़े कंट्रीज बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या करें। एक चीज जैसे जो पिछले 2 हफ्तों से अलग अलग जगहों से यूरोप से बातें उठ के आ रही हैं, वो एक ये है कि ये सारे कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने इकोनॉमिक और व्हाटएवर इंटरेस्ट को देख रहा है तो हम लोगों को भी अपने इंटरेस्ट देखना चाहिए, और ये जो चाइना के अगेंस्ट में हमने अमेरिका के कहने पे जो हमने कुछ सैंक्शंस लगा दिए या कुछ इस तरह की जो एक तलखी जो आ गई है वो हमको रिविजिट करना चाहिए। चाइना से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, अमेरिका के प्रेशर में हमने ये किया। ये हेड ऑफ स्टेट्स ये बात बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के बड़े ऑफिशियल्स ये बात एडमिट कर रहे हैं कि क्या हमें उनके साथ, क्योंकि हम अब इंडस्ट्रियल पावर नहीं रह रहे हैं, हमारे पास गैस इतनी महंगी आ रही है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ऐसे सूरत हाल में जिस कंट्री से हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड था, अगर हम उसको भी साइडलाइन कर देंगे तो क्या हमारा कोई फ्यूचर है? और इस पे बहुत बातें चल रही है और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको रिकैलिब्रेट करना होगा अपना रिलेशनशिप और चाइना के साथ करना होगा। शाही साहब, ये जो बात आप बोल रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने खर्चे बढ़ाओ, हम पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, हम जो कह रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी उसको आगे बढ़ाओ। उसके लिए जैसे अगर कोई प्रोत्साहन या इंसेंटिव था, चाहे यूएस एड हो, अब वो उसका तो वहां डॉगी हो गया, तो डॉगी आने की वजह से, डीओजीई आने की वजह से ये सब भी बंद। तो ना तो आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना आपको कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। अमेरिकन हेकड़ी और झेलनी पड़ रही है, या हेकड़ी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, वो सब झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में कोई, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है आपके पास अमेरिका के साथ रहने का, कोई फाइनेंशियल मोटिवेशन, कोई स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन, कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या यूरोप के कुछ देश एक गुट बना करके ऐसा तय कर सकते हैं कि अमेरिका, ट्रंप जो करना चाहते हैं वो करें, हमारी पोजीशन ये, यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि मतलब ये मुमकिन भी है या नहीं, एंड हाउ डैमेजिंग कैन इट बी फॉर दीज कंट्रीज? देखिए, मुमकिन तो 100% है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये 5% वाला पहले तो टारगेट जो आप दे रहे हैं ये अनअचीवेबल टारगेट। हालांकि ये सब जानते हैं कि ट्रंप इस तरह का इम्पॉसिबल चीज इसलिए बोलते हैं ताकि भाई 5 ना हो जाए, 3 हो जाए, जो भी। लेकिन यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए यूरोप को कि जिस पैतरे से उन्होंने कोल्ड वॉर जीता था, आज उनके ऊपर वही पैतरा चल रहा है। कोल्ड वॉर में वेस्ट के जीत का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने सोवियत यूनियन को स्ट्रेच कर दिया ओवर स्पेंडिंग में, यानी दे स्टार्टेड ओवर स्पेंडिंग अ लॉट, और उस स्ट्रेच के कारण सोवियत यूनियन जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो compete नहीं कर पा रहा। अब चाइना के साथ वो सेम चीज हो रही है, क्योंकि चाइना तो दुनिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आप उसका देखेंगे तो वो तो नेट गेनर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, यूरोप के पास है नहीं। अब अगर यूरोप या अमेरिका के पास तो चलो फिर भी वो तो डॉलर छाप सकता है, उसकी इकोनॉमी इस तरह से है कि वो कितना भी छाप सकता है, यूरोप के पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर वो वैसे compete करने की कोशिश करेगा रशिया के साथ और चाइना के साथ में, तो उसके साथ वही होगा जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ, इंटरनल स्ट्राइक शुरू हो जाएंगी, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो उनको ये देखना है, उनको पता है कि ये प्लेबुक क्या है, ऐसा भी नहीं कि इस प्लेबुक से अनभिज्ञ है, यही प्लेबुक तो उन्होंने यूज किया है आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले। तो अब उनको ये लग रहा है कि हमारे ऊपर ये प्लेबुक चल रहा है तो इससे बचो। तो मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर ये परसिस्ट करता है, अगर ट्रंप अपने इस पॉलिसी से परसिस्ट करते हैं, तो संगठित रूप से हो ना हो, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपने रिलेशनशिप
कैलिब्रेट करेंगे रसिया के साथ और चाइना के साथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वहां की। जर्मनी का तो कोई झगड़ा ही नहीं था रसिया के साथ, चीप गैस लेता था, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, बढ़िया जिंदगी जी रहा था। ठीक है, अमेरिका के चक्कर में उसकी पाइपलाइन भी उड़ गई, उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं यूक्रेन में वॉर में, जिससे उसको कोई फायदा नहीं। तो अगर कल से जर्मनी ये डिसाइड करें कि मैं रसिया के साथ अपना ईयू के बाहर, नेटो के बाहर पर्सनल रिलेशनशिप वापस से मैं रिस्टोर करना चाह रहा हूं, मैं ही कंपनसेशन देके वो पाइपलाइन बना देता हूं, उसको ही देना पड़ेगा क्योंकि पाइपलाइन उसकी है, रसिया से आ रहा है, पर वो पाइपलाइन के पैसे जर्मनी ने दिए। तो अगर उसको बनाना पड़े और वापस से मैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइटलाइज कर लूं, मैंने जो बैन लगा दिए हैं ईवी वगैरह पे चाइना में, अब चाइना अभी उसके कारण क्या हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो गया कि जर्मनी की बड़ी बड़ी कार कंपनी जो है, उनके कुछ फैक्ट्री जो है वो खाली पड़े, कोई खरीद नहीं रहा, उनको बेल आउट करने के लिए भी कोई नहीं है एक्सेप्ट चाइना। लेकिन अभी वो बेल आउट होने नहीं देना चाहते कि उनको डर लगता है कि अमेरिका बोलेगा कि अरे यार चाइना का प्रेजेंस यूरोप में हो गया। तो कल अगर उसको डील ही अपनी कट करनी है जर्मनी को इंडिविजुअली, तो वो क्यों नहीं कट कर लेगा दोनों के साथ, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ? उसको क्या जरूरत है यूरोप की? तो ये इंडिविजुअल लेवल पे कंट्री। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है कि यूरोप के दोनों फार के, यानी जो प्रो अमेरिकन भी, जो प्रो अमेरिकन उनको ना कहने, उनको ये कहने कि एंटी यूरोपियन यूनियन जो कंट्री, हाँ हाँ, जैसे ओरबान हो गए, या जैसे स्लोवेनिया हो गया, जैसे चेक रिपब्लिक, जो इसका विरोध करते हैं यूरोपियन यूनियन का, जैसे सर्बिया हो गया, ये सारे कंट्री के बड़े अच्छे संबंध जो है वो चाइना के साथ, क्योंकि वो तो इनके प्रेशर में, इन पे प्रेशर डाला गया कि तुम भी वही सैंक्शन करो जो हम कर रहे हैं। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो अपना अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे। तो नेट गेनर यहां पे चाइना होने जा रहा है। दोनों तरफ के कंट्री ये कहेंगे कि नहीं भाई, हमको वहां से फायदा है, ये 5% जीडीपी का हम डिफेंस पे खर्च करके हम क्या ही कर लेंगे, तब भी हम रसिया को नहीं हरा सकते। अच्छा, इसमें होगा क्या, ये जो छोटे छोटे जो थे ना, जो ज्यादा उछलते थे, लैटविया लिथुआनिया टाइप, ये साइड लाइन कर दिए जाएंगे कि भाई तुम अपना पर्सनल रिलेशनशिप देख लो, हम लोग अपना ठीक कर रहे हैं रसिया के साथ। शाही साहब, मुझे ये बताइए, आपकी बात सुनकर के दिमाग में ऐसी ख्याल आया कि अगर इतने दो फाड़ हो जाएंगे और इतना और अमेरिका तो कोई ऑप्शन छोड़ नहीं रहा है, और अब तो 4 साल तक ये ऑप्शन नहीं छोड़ेगा जब तक ये रहेंगे, तो ऐसे में क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है दैट वी सी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूरोपियन यूनियन? भाई, जब आपके इतने सारे पार्टनर्स अपने मन की चलाने लगेंगे और यूरोपियन यूनियन एक एंटिटी की तरह सर्वाइव ही नहीं करेगी, और वो भी इस प्रेशर में आएगी कि आप सेकंड फिडल हो गए हैं बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के, तब फिर इस एंटिटी की वैल्यू क्या रह जाएगी जब इसके मेंबर स्टेट्स ही इसको अंडरकट करेंगे और ज्यादा करेंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स करेंगे? ये देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 10 साल मैंने यूरोप में काम किया है, तो मैं ईयू को एक मिरेकल मानता हूं। मैंने इस अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात मैंने पहले भी कही है कि यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक मिरेकल है, कि वो देश जो कुछ साल पहले तक एक दूसरे को 1000 साल तक काटते रहे, मारते रहे, भाला भोगते रहे, वो देश जो है वो आप साथ में आए और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चीज जो है वो बनाई, जिसको यूरोपियन यूनियन, इसमें कोई दो आराई नहीं। लेकिन ये भी सही है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन को एज अ थ्रेट मानता रहा है और उसको सबोटाज करने की हमेशा से उसकी कोशिश रही। बहुत लोग, अगर आप यूरोपियन यूनियन में बात करेंगे थिंक टैंक्स में, और मैं भी जिस थिंक टैंक में काम करता था यूरोपियन यूनियन के अंदर आता था थिंक टैंक, तो उसमें बहुत लोग थे जो ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलते थे कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर में वो अमेरिका का मोल है, यानी वो अमेरिका के हक में हमको अंडरमाइन करता है। अब तो खैर यूरोपियन यूनियन से निकल गया ब्रिटेन, भाई ब्रेग्जिट हो गई, लेकिन ब्रेग्जिट जैसे ख्यालात और भी कंट्रीज के, हंगरी को अभी मौका लगे निकल जाए, रोमानिया को रोमानिया में तो डिपेंड करता है कौन जीत के आता है। अगर जो अभी फ्रंट जो सबसे आगे कैंडिडेट हैं, जिनका इलेक्शन जो है अनल कर दिया गया था, वो अभी भी सबसे आगे है, अगर वो जीत के आए तो उनका बस चले तो वो बाहर निकल जाए। ठीक है। और ये जो अल्ट्रा राइट पार्टीज है जिस भी कंट्री में, जैसे एएफडी है जर्मनी में,
या जॉन मैरी ले पेन है फ्रांस में, ये सारे लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सॉवरेनिटी की ओवर यूरोपियन यूनियन के कैपेबिलिटी। तो अगर एक ठीक ठाक नंबर्स में, यानी एक साथ इस तरह की अल्ट्रा राइट गवर्नमेंट 7, 8, 10 कंट्रीज में बन गई आउट ऑफ 25 और 28 रैदर, तो फिर इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि ये इस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर से, अगर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नहीं है तो एक वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी और तमाम चीजें इसमें, उससे बाहर निकलने का वो जतन करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग ये बात बोलते आ रहे हैं। अभी तक जिसको कह सकते हैं कि इन बातों, इसमें बार्क में बाइट नहीं है, बट वो बार्क कब बाइट में तब्दील हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। वो एक जिसको कहते हैं ना स्नोबॉलिंग इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली होने लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या रूप लेगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, नोबडी नोज, और ये यूरोप को बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में ढकेलता है। इस सब को रशिया और चाइना किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं शाही साहब? मतलब आर दे लुकिंग एट पोटेंशियली न्यू एलाइज? देखिए, रशिया तो मतलब बहुत ही खुश है, क्योंकि अभी तक जो चीजें रशिया ने बोली है, ट्रंप ने मोस्टली उस पर अग्री किया है, जो एटलीस्ट जो वो फोन का जो कन्वर्सेशन है उससे जैसा लगा है। हालांकि उसको भी कुछ देने पड़ेंगे, जाहिर है कोई भी डील का तो मतलब ही यही होता है कि दोनों पार्टी जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे है। एक जो यूरोप में ये डर है ना कि रशिया एक्सपेंशनिस्ट पावर है, मुझे उसमें कोई सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि मैं जिस कंट्री में काम करता था यूरोप में, पोलैंड में, उससे ज्यादा एंटी रशियन कंट्री पूरे यूरोप में कोई। और वहां के थिंक टैंक्स में, खैर मैं तो मिडिल ईस्ट वाले में काम करता था, लेकिन उतना बैठना होता था जो दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, यानी जो रशियन सेंटर के हैं और तमाम लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई भी थिंक टैंक में एक भी सीनियर एनालिस्ट जो सीरियस आदमी है वो कभी नहीं ऑफ द रिकॉर्ड एडमिट करता था कि रशिया से कोई यूरोप को थ्रेट। वो सबको लगता था कि ये एक बूगी मैन है जिसको यूज करके हम जितना पैसा खींच सके नेटो में उतना हम खींच सके। तो अगर तो आप अपनी, क्योंकि देखिए ये यूक्रेन वॉर से ये भी एक प्रूफ हो गया ना कि इतना बड़ा भी रशिया पावर नहीं है कि स्टीम रोल करके यूरोप को निकले। हाँ, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर दिया है उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर मामले में उसकी जीत हो रही है, लेकिन स्टीम रोलिंग तो नहीं हुई ना भाई। उसके भी 1-1.5 लाख आदमी मारे गए, उसके भी इकोनॉमी पे असर पड़ा, ये तमाम चीजें तो वहां भी हुई है। तो वो इस बात को यूरोप भी समझता है, एक्सेप्ट वो कंट्री जो रशियन माइनॉरिटी को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा ट्रीटमेंट यूक्रेन करता है। ये कौन कंट्री है? लैटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया। इन तीनों कंट्री में तकरीबन कहीं पे 20%, कहीं पे 18%, कहीं पे 25% रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और इनके साथ इनका बहुत ही बुरा व्यवहार है लीगली, यानी पुलिस एक्शन के थ्रू, लिटिगेशंस के थ्रू उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अब उनको ये हमेशा डर लगता है कि जो यूक्रेन में अगर रशियंस को बचाने के लिए रशिया एंटर कर गया तो क्या हमारे यहाँ भी रशियंस को बचाने के लिए, भाई तो सिंपल सा बात है, तुम मत करो, तुम उनको परेशान मत करो, तुम उनको परेशान ना करो, रशिया के साथ डील करो और ये इससे निकल जाओ। अब रशिया ने जो ये कह दिया कि हम इंडिविजुअली सिक्योरिटी डील करेंगे, तो अब इनको ये डर लग रहा है कि रशिया तो डिमांड रखेगा भाई, एस्टोनिया को बोलेगा कि तुमने जो इलीगल कर दिया है रशियन लैंग्वेज को, या जूनियर क्लास में नहीं पढ़ाते हो, या तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं जैसे हर जगह की जाती है, वो जो कर रहे हो उसको तुम रिवर्स करो, तब तुम्हारे साथ कुछ निगोशिएशन होगी। तो इससे इन कंट्रीज की जो है वो बहुत उनकी जो है वो भयभीत है कि भाई हम कैसे इंडिविजुअली इसको डील करें। चाइना ट्रेड वॉर के समय में उसको भी एलाइज चाहिए, उसको भी पता है कि अभी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमेशा से थी, और इसी दरमियान में ये ट्रेड वॉर हो रहा है, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर एलाइज। और उनको ये लगता है कि ऐसे स्थिति में मैं यूरोप और अमेरिका के बीच में जो ऑलरेडी एक फिशर डेवलप हो गया है, उसमें मैं अगर पांव घुसा के उसको और मैं डोर को अजार कर दूं तो ये हमारे हित में होगा। और आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि अमेरिका के खिलाफ जो टॉप चाइनीज डिप्लोमेट्स हैं वो तल्ख
जबान का इस्तेमाल करते हैं, यूरोप के खिलाफ वो जनरली अवॉइड करते हैं, अनलेस कि कोई इंडिविजुअल कंट्री बदमाशी कर रहा हो, जैसे लिथुआनिया के केस में हुआ। अब लिथुआनिया पैर पे गिरा हुआ है कि हमको माफी दे दीजिए, लेकिन उसको माफी मिल नहीं रही, क्योंकि अमेरिका के भड़कावे में उसने क्या कर दिया था। अब अमेरिका कह रहा है कि तुम अपना देखो, हम तो निकले। तो ये दोनों कंट्रीज ये समझ रहे हैं कि हम इंडिविजुअली यूरोप के साथ काम कर सकते हैं अगर अमेरिका वहां से निकल रहा है तो एक ग्ली जो है वो आपको नजर आएगी दोनों कैपिटल्स में। अब कितना इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं ये तो मतलब वक्त बताएगा, इसके कयास नहीं लगाए जा सकते, लेकिन देयर इज डेफिनेटली अ ग्ली इन बोथ बीजिंग एंड मॉस्को, देयर इज नो डाउट अबाउट। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। और वो क्या परिस्थितियां हैं जिसमें ये अति खंडित यूरोपियन यूनियन दोबारा एक सुर में बात करे और एक सुर में बोले, खास तौर से अपनी डीलिंग्स को लेकर के, या हम ये मान लें कि अब धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन एक ऐसी दिशा में चल रहा है जहां पर कहने को तो ये संस्था रहेगी, लेकिन उसके अंतर विरोध और अंतर कलह बहुत ऑब्वियसली और प्रोमिनेंटली अब सामने आते हुए दिखेंगे, नाउ दैट दे आर फेसिंग अ चैलेंज फ्रॉम ऑल साइड्स, पर्टिकुलरली अमेरिका। जी संजय, आपने नोटिस किया होगा जब से ये एसएमओ शुरू हुआ था तो उसके बाद आप हर कुछ महीनों में सुनते होंगे कि नेक्स्ट राउंड ऑफ सैंक्शन रसिया पे लगने वाला है, लेकिन उसको हंगरी रोक रहा है या सर्बिया रोक रहा है या फलाना रोक रहा है, ढमकाना रोक रहा है। अब आप ये समझिए कि जब तक ये प्रेशर अमेरिका का नहीं था तब भी ये यूनाइटेड फ्रंट ये नहीं कर पा रहे थे। मतलब फाइनली आप डरा धमका के कर लीजिए इलीगल तरीके से, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट तो नहीं था ना। स्लोवेनिया और सर्बिया और हंगरी ये सारे तो उसमें से बाहर थे। अब जब ये प्रेशर आ गया है तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ट्रंप के आने से ये जो अल्ट्रा राइट पार्टीज या जो पॉपुलिस्ट पार्टी है, जो अल्ट्रा राइट नहीं है लेकिन पॉपुलिस्ट है, उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। क्योंकि बाइडन वहां थे तो एएफडी को हो सकता है दो चार चीजों में डर लगता हो कि भाई हम नियो नाजी, हम पे सैंक्शन न लग जाए, कुछ हो जाए। अब तो उनके जैसा ही वहां भी है। तो वो अगर सत्ता में वो पार्टीज आती हैं तो वो फ्रैक्चर जो है वो उसको जो है और प्रमोट करेगी, क्योंकि वो तो एज ए सेड इंडिविजुअल सोवरेनिटी को वो का बर्तरी मानते हैं कलेक्टिव सोवरेनिटी के ऊपर। तो ये बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बस ये देखना है कि बढ़ के कहां तक पहुंचता है। क्या ये जो फिसर है ये फुल फ्लेजेड फ्रैक्चर में तब्दील होगा या एक वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी और इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्रीज अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो रशिया में और चाइना में और भारत में तलाश करते हैं। बड़ा रोचक एपिसोड। यूरोप जैसे समृद्ध देशों के महासंगम में जब इस तरीके की चुनौती आए कि उनको समझ में नहीं आते, जिसे हिंदी में एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, असमंजस, क्या करें क्या ना करें, किस तरफ जाएं, करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, ये वो वाली स्थिति में जो अभी यूरोप अपने आप को पा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आगे चल के, और अभी तो 4 साल तक अपने आप को इस स्थिति में पाएगा, तो क्या कदम उठाएगा हम देखेंगे। शाही साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।